बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं नाज़रीन। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए 5 अरब रुपए का कर्जा स्टेट बैंक ने गारंटी देने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब है बैंक ऑफ पंजाब ने सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया है और अब 5 अरब का कर्जा नहीं मिलेगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में संगीन बेज़ाब्तियां, फंड्स के 1.5 अरब से बॉन्ड खरीद लिए गए। जनरल अस्पताल को 100 स्ट्रेचर्स, 50 व्हील चेयर्स और 16 मुलाजिम मिलेंगे। मौसम खुशगवार, खाबा पॉइंट्स पर रश, आज बारिश का इम्कान। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर उमर असलम। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल चाल है आपके? और लीड स्टोरी की अगर बात करें तो 2 रोज़ पहले दुर्र नायाब की खबर थी, जिसमें ये कहा गया था कि स्टेट बैंक की गारंटी से मशरूत कर दिया है पंजाब बैंक ने, बैंक ऑफ पंजाब ने जो कर्जा ऑरेंज लाइन के लिए देना है या नहीं। अब उसका फॉलोअप ये है, बैंक ने साफ इनकार कर दिया कि हम गारंटी नहीं देंगे। आप देख लें आपने क्या। बिल्कुल ठीक कहा। परसों जो 2 रोज़ कबल जिस तरह दुर्र नायाब ने की स्टोरी थी, उसके बाद अली रामे की आज जो है वो लीड स्टोरी है कि स्टेट बैंक ने जो है वो इनकार कर दिया है कि 5 अरब पहले ही कर्जा दिया जा चुका है और बैंक ऑफ पंजाब ने जो है वो गारंटी मांगी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि मज़ीद कर्जा फराम करने के लिए, क्योंकि सिविल वर्क्स जो है वो ऑरेंज लाइन मनसूबे का जो है वो जारी है। और जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने कुछ अर्सा कबल कहा था फरवरी के महीने में कि एग्जिम बैंक जिसने पाकिस्तान को जो है ऑरेंज लाइन के लिए कर्जा देना है मुआहदा हो गया है, उस पर है वो अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा, पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक अगर बात करें, जैसे कि स्टोरी में भी कहा, अली रामी की स्टोरी में है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इनकार कर दिया है पंजाब हुकूमत को। और एक नेशनल इकोनॉमिक में कहा गया है कि काउंसिल में कि वहाँ पर इस मामले को लेकर जाएं, वहाँ से पहले ही पंजाब ने जो है वो कर्जा लिया हुआ है। और इसी तरीके से अगर बात करें ऑरेंज लाइन मनसूबे के हवाले से, तो ये अक्टूबर में इसका जो तामीराती काम जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर शुरू हो गया था। और इसी सिलसिले में जब बैंक से एग्जिम बैंक से कर्जा नहीं मिला था, तो उसके बाद जो है वो जिस तरीके से पहले 5 अरब कर्जा लिया गया और उसके बाद जो है वो अब मज़ीद काम करने के लिए जो है वो कर्जा लिया जाना था। लेकिन ताहम आज जो खबर के मुताबिक अली रामे की कि अब वो जो इनकार कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसी हवाले से अगर आगे बात करें तो आप देखते होंगे कि आए रोज़ जो है कभी महकमे सेहत के फ़ंड में कटौती की जाती है, कभी तालीम के शोबे में महकमे तालीम के शोबे में कटौती करके जो वो फ़ंड्स को किसी तरीके से वो पैसों को पूरा किया जा रहा था। क्योंकि अच्छा, क्या रीज़न है? एग्जिम बैंक की जानिब से अभी तक जो है वो पहली किस्त भी जारी नहीं की गई, 1 रुपया भी इनको नहीं मिला। इन्होंने मनसूबा शुरू कर दिया, 27 किलोमीटर का ट्रैक पूरे का पूरा उखेड़ के रख दिया। ठीक है, किस गारंटी पे उन्होंने ये सारा काम शुरू किया? जब एग्जाम बैंक से मुआहदा तय पाया उसको भी महीनों गुजर गए, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो फरवरी के महीने में गालिबन कहा था कि अब जो है वो मुआहदा हो गया है और जल्द ही जो है वो कर्ज भी मिल जाएगा। और उसके बाद जो है वो एग्जिम बैंक के हवाले से उनका ये कहना था कि उनका ये कहना था कि ये पाक चीन दोस्ती की एक बेहतरीन मिसाल है, कर्जा देना एक बेहतरीन मिसाल है। सबसे अहम बात यह कि अब कर्ज लेना भी एक दोस्ती की बेहतरीन मिसाल में शामिल हो गया है। लेकिन साथ ही साथ हवाले से अगर बात करें तो क्योंकि ये तकरीबन 27 माह से ज़ायद का प्रोजेक्ट है और जैसे कि हम जानते हैं कि 2018 इलेक्शन का साल है, तो पंजाब मुस्लिम लीग नून को भी जल्दी थी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के हवाले से। ऑब्वियसली जब भी कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनता है तो उसके हवाले से टर्म्स कंडीशंस टाइम लगता है। लेकिन इस सिलसिले में क्योंकि जो है वो जिस तरीके से अक्टूबर में गुज़िश्ता साल जो है वो इस मंसूबे का तामीराती काम शुरू करवा दिया गया। आप बिल्कुल ठीक कहा, 27 किलोमीटर के ट्रैक में आप ठोकर न्याज बेग से चले जाएँ, चुबुर्जी के इलाके में चले जाएँ, दरोगे वाला चले जाएँ, हर जगह पे जो है वो तामीराती काम जारी है। और उसकी वजह भी जो है वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की वजह यही थी कि उनका टारगेट ये है कि 2017 तक के दिसंबर तक इसको मुकम्मल कर लिया जाए। यानी जब 2018 का साल आए, जो इलेक्शन का साल हो, तो इसको ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक इंक्लूड करेंगे। जिस तरीके से हमने लाहौर में जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई है, इसी तरीके से दीगर शहरों में भी चलाएंगे। जिस तरीके से अगर आपको याद हो तो 2013 के इलेक्शन से कबल इन्होंने मेट्रो बस जो है वो हंगामी बुनियादों पर जो है वो मुकम्मल की थी। अब इसी हवाले से बात करें तो कर्ज पहले 5 अरब का ले लिया गया और फिर पंजाब हुकूमत एक लिमिट होती है हर सूबे की, इतना यानी जो कैपेसिटी होती है कि वहाँ तक कर्जा लिया जा सकता है, इसीलिए जो है वो गारंटी भी मांगी गई। और जब गारंटी देने से ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, उन्होंने
कहा कि पहले से ही जो है वो कर्जा काफ़ी ज़्यादा लिया। ऑलरेडी 5 अरब रुपए का मकरूज़ है बैंक ऑफ पंजाब से, ऑलरेडी 5 अरब रुपए लिए हुए हैं, जिसकी शरह सूद भी बहुत ज़्यादा है। 5 अरब और ले लेंगे तो इंटरेस्ट मजीद बढ़ जाएगा। तो वो पैसा देना किसने? अवाम ने। अवाम के टैक्सेस से एक तरफ वो एग्जाम बैंक का पैसा उतारेंगे, दूसरी तरफ ये जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है वो भी पे बैक करना पड़ेगा। देखिए इसी खबर के मुताबिक जहाँ पर सूबाई वज़ीर ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा को बताएंगे और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, ऑब्वियसली उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उनको बताया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक अहम पॉइंट ये भी है कि जब यहाँ इसका तामीराती काम शुरू करवा दिया गया हुकूमत का, जैसा कि मैंने बताया मकसद भी यही है कि 2018 के इलेक्शन से कबल ऑरेंज लाइन मेट्रो जो है वो चलाकर ये साबित कर दें कि जिस तरीके से हमने मेट्रो ऑरेंज लाइन लाहौर के अंदर चलाई है, फिर दीगर शहरों में भी चलाएंगे और लाहौर को एक रोल मॉडल के तरह, क्योंकि लाहौर की सियासी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अहमियत जिस शहरों में से एक है वो सबसे ज़्यादा लाहौर, क्योंकि यहाँ से कई फातिहा फिर पूरे मुल्क के फातिहा बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 2008 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ज़्यादातर मेजॉरिटी लाहौर में थी, फिर पंजाब में बनी, फिर 2013 में जो है वो लाहौर से ही रिज़ल्ट इनका अच्छा है, तो उसके बाद जो है वो दीगर मकामात पर भी जो है वो अच्छे इसके असरात पड़े। तो इस चीज़ को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से जानती है। और इसी सिलसिले में ऑरेंज मेट्रो लाइन के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने जल्द अज जल्द शुरू किया कि जैसे ही तामीराती काम है इसका शुरू करवा दिया जाए। ऑब्वियसली 27 किलोमीटर एक बहुत लंबा लॉन्ग ट्रैक है, उसके बाद वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ सिविल वर्क्स मुकम्मल होगा, वहाँ पर जो है वो बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी, उसके बाद सारी बिल्डिंग ये ऑरेंज लाइन का ट्रैक बनाना, उसका सिविल वर्क मुकम्मल करना, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जो है वो जल्दी थी। पंजाब हुकूमत की बात नहीं करेंगे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, क्योंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून ही की है, तो फिर उनको जल्दी थी। और इसी सिलसिले में उन्होंने इस चीज़ का भी इंतज़ार नहीं किया कि अभी एग्जिम बैंक से कर्ज़ की पहली ना तो कर्ज़ जो है वो किस्त मिली, और उसके बावजूद जो है वो उन्होंने जो तामीराती काम शुरू करवा दिया, जिसकी वजह से पहले 5 अरब लिए और अब जब दोबारा 5 अरब रुपए मांग रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो गारंटी देने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में संगीन बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं और फंड्स के जो 1.5 अरब रुपए थे उससे बॉन्ड खरीद लिए गए। जी, ये आसिफ जाफरी की खबर है और उस खबर के मुताबिक जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जो है यहाँ पर बेज़ाब्तियाँ संगीन पाई गई और 1.5 अरब से ज़ायद के जो है वो जो कि तलबा के लिए वज़ाइफ के लिए पैसे लगाने थे वो बॉन्ड ख़रीद लिए गए। इसी तरीके से ऑफिसर जो बताए गए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मौज़म जो हैं उनकी हवाले से इनको जो है वो उनकी डिग्री के समेत जो उन पर भी जो है वो इल्ज़ामात थे और उसके बावजूद जो है ख़बर के मुताबिक उन्हें जो है वो तैनात कर दिया गया। जबकि टीचर्स की तनख्वाहों के हवाले से भी इस खबर में बताया गया है कि जो है वो 6 से 17 हज़ार रुपये तक जो है वो रखी गई थी। इसी सिलसिले में यहाँ पर इंक्वायरी की भी अहकाम जारी किए गए हैं कि इस हवाले से जो है वो इंक्वायरी की जाए। देखिए, जब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से ख़ुसूसन बात होती है तो हमेशा से ही जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख़ुद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हमने जो है वो इससे ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई की है और जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते उनको फ़ंड्स भी देते हैं। लेकिन जब इस तरह के महकमों में करप्शन जो है वो नज़र आती है और जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि इंक्वायरी की जाए, तो फिर इससे वाज़ेह सबूत है कि एक तरफ तो हुकूमत पंजाब के बड़े रहनुमा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह दावा करते हैं कि एक धैले की भी करप्शन साबित हो जाए तो हम सियासत छोड़ देंगे। तो ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, उन्हीं के मुताबिक किसी आम प्राइवेट इदारे ने भी नहीं किया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जिसमें बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, करप्शन सामने आई है। क्या आप इसको करप्शन नहीं कहेंगे कि 1.5 अरब रुपया जो एजुकेशन के लिए दिया गया वो आपने उसको आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दिया? और उसके बाद जो मौज़म जो ऑफिसर हैं उनकी तैनाती के हवाले से जो शकूक पाए गए इस खबर के मुताबिक जो है उस इंक्वायरी के हवाले से कहा गया है। फिर टीचर्स की तनख्वाहों के मामलात को भी उठाया गया है। तो एक तरफ तो हुकूमत पंजाब के जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ये दावा करते हैं, शहबाज शरीफ दावा करते हैं कि एक धैले की भी करप्शन साबित हो जाए तो हम सियासत छोड़ देंगे। तो फिर दूसरी जानिब जब ये रिपोर्ट्स आती हैं तो और करप्शन फिर किसे कहते हैं? अभी तो महज नैब ने चंद रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो इस वक्त जिस तरीके से बड़े बड़े अल्फाज बोलना शुरू हो गए, तो इन खबरों के मुताबिक देखा जा सकता है कि
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं, इंक्वायरी के भी अहकामात जो है वो कहा गया है। और ख़ुसूसन जब तालीम के लिए फ़ंड्स के हवाले से अगर बात होती है तो वो फ़ंड्स जो है कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक तालीम के शोबे में तरक्की ना हो। तो इस शोबे में कम अज़ कम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं को जो है वो खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, और जिन लोगों की बेज़ाब्तियाँ पाई जाए तो उन्हें ऐसा निशान इबरत बनाना चाहिए कि आइंदा इस तरह के महकमों में, खसूसन महकमा सेहत, महकमा तालीम, इस तरह के महकमों में कोई करप्शन करते हुए ऑफिसर भी जो है वो 100 दफ़ा ज़रूर सोचे और एक एग्जाम्पल सेट ज़रूर होनी चाहिए। और खसूसन तब जबकि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अपनी मुसलसल तकरीबन 7.5 साल से ज़ायद के बावजूद हुकूमत है, ना हम तालीम में तरक्की कर सके हैं सूबे की हैसियत से देखें, ना सेहत के मामले में जो है शोबे सेहत में तरक्की कर सके हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो आपको मालूम है कि किस तरह जो है वो बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मैसर नहीं है। ख़ुद अगर बात करें कि जहाँ पर जाती उम्र रायवंड में तो वहाँ पर जो स्कूलों का हाल है वो देखने के लायक है कि सरकारी स्कूलों में फर्नीचर नहीं है। इसी तरीके से अगर बात करें सेहत के हवाले से, अगर बात करें तो आपको पता है कि किसी भी लाहौर जैसे शहर में, हम किसी गांव देहात कसूर या हम कोई साहिवाल उन इलाकों शहरों की बात नहीं करें, हम लाहौर जैसे शहर के जहाँ जो वफाकी वज़रा का, वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला पंजाब का शहर है, वहाँ पर शहरियों को बुनियादी जो सेहत की सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है। एक एक बेड पर जो है वो 3-3 मरीज़ मौजूद होते हैं। कोई एमरजेंसी हो जाए, जैसे याद होगा कुछ अर्सा कबल मेयो हस्पताल में जो है वो मरीज़ आए थे जो खाने की वजह से जो कोई जहरीली चीज़ मिली थी, जहरीली चीज़ उसमें थी शामिल शायद, तो वहाँ पर बेड कम पड़ गए थे मेयो हस्पताल में। वहाँ पर डॉक्टर्स ने बेहतरीन इलाज किया लेकिन बेड कम पड़ गए, तो बेड प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना वो पंजाब हुकूमत की। लेकिन जब हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत परफेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें सुनने में आती हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इन स्टेटमेंट पर अगर अमल पैरा हो जाए तो पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की कर जाएगा। उस पर एक ऐसी ही स्टेटमेंट कल वज़ीर आला पंजाब ने दी, खादिम हूँ हकूक़ निस्वा बिल पर नाराज़ तमाम जो मौलाना साहिबान मजहबी रहनुमा हैं उनको मना लूँगा। इस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन नाज़न यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। हम जिक्र कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब की स्टेटमेंट का, खादिम हूँ हकूक़ निस्वा बिल पर नाराज़ मजहबी रहनुमाओं को मना लूँगा, ऐसा कहना था उनका। और कल पंजाब हुकूमत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कानून बनाया गया है उसकी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। जी, कल वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जामिया अशरफिया पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अफसोस भी किया और फातिहा ख्वानी भी की इस मौके पर मौलाना उबैदुल्लाह के लिए। इसी सिलसिले में बताते चले कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि खादिम हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है उसके मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। हकूक़ निस्वां बिल के ऊपर अगर किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ात को भी दूर किया जाएगा। इसी सिलसिले में बताते चले कि कमेटी भी कल जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से बना दी गई है, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन जो हैं वो शामिल हैं। इसी उलमा के वफ़द की भी जो है वो मुलाकात हुई थी 2 रोज़ कबल जो है ख्वाजा अहमद हसन से, इसी कमेटी इसी हकूक़ निस्वां बिल के हवाले से। लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना था कि खादिम हूँ और सूबे की जो है वो दिन रात जो है खिदमत कर रहा हूँ। ये हमेशा से ही आप 7 साल से 7.5 साल से रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जब से इक़्तिदार संभाला है तब से, और जब दौर मुशर्रफ के दौर के हवाले से अगर बात करें तो तब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट होती थी कि मुझे अगर खिदमत का मौका मिला तो दिनों में जो है वो इस मुल्क की तकदीर को बदल देंगे। अब 7.5 साल हो चुके हैं, सिवाय मेट्रो बस के, इसके अलावा और कुछ सड़कें पुल के बनाने के अलावा हस्पतालों में क्या बुनियादी ज़रूरियात जो आम इंसान को कोई बेहतरीन इलाज मिल रहा है? नंबर 1 क्वेश्चन। खुद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि जब लैंड कंप्यूटराइज्ड करने के हवाले से तकरीब थी ऐवान इकबाल में कि आज भी जो है वो रिश्वत थानों में ली जा रही है। तो बीइंग खादिम आला ऑफ पंजाब, तो किसकी ज़िम्मेदारी है? स्टेट के हेड मतलब होने के हवाले से अगर बात करें कि वज़ीर आला पंजाब एक ऐसा ओहदा है जो चाहे किसी के पास भी हो तो वो फिर रियासत के ज़िम्मेदार होते हैं। क्या सेहत के हवाले से बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं? तालीम के हवाले से अगर बात करें तो जैसे आपने अभी ख़बर में भी देखा कि किस तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जो बेज़ाब्तियाँ पाई गई, तालीमी जो पैसों के जो तलबा को मिलने चाहिए थे उसके बजाय बॉन्ड्स ख़रीद लिए गए।
इसी तरीके से अगर दीगर शोबों के हवाले से भी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नैब ने भी अब कुछ चीज़ों के हवाले से इंक्वायरी करना शुरू कर दी है। बड़े बड़े ये एक तरफ तो दावे करते हैं कि हमारी सियासत में एक रुपए की धैले की भी करप्शन साबित हो जाए, तो फिर ये अगर करप्शन नहीं है तो फिर किसको करप्शन कहते हैं? फिर हकूक़ निस्वां बिल के हवाले से जिस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो खुसूसन उलमा जो हैं जिस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, जिस तरह कल चौधरी परवेज़ इलाही ने भी एक स्टेटमेंट दी कि इस तरह का अगर आगे बिल आया तो फिर जो कड़े हैं वो खुद इन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी पहनने पड़ सकते हैं। तो ऐसा तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा था। अच्छा, अब जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं हकूक़ निस्वां बिल के हवाले से, उनको एड्रेस करने के लिए उलमा का नुक्ता नज़र जानने के लिए एक कमेटी बना दी गई है, विच इज़ आई थिंक गुड। लाइक आप आपस में जो मुज़ाकरात करोगे, जब बात करोगे तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ज़रूर निकल आता है। जहाँ उनको एतराज़ात हैं, हो सकता है वहाँ पर इस बिल में कुछ खामियां भी हो जिनको दुरुस्त किया जा सकता हो या चेंज किया जा सकता हो। देखिए, उलमा के वफ़द ने अभी जैसा मैंने बताया कि एक रोज़ कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो कमेटी के मेंबर है ख्वाजा अहमद हसान से मुलाकात भी की। उसमें मौलाना ताहिर अशरफी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। डॉक्टर सलमान सूफ़ी जो है वो उन्होंने भी जो है वो बिल के हवाले से सारा ब्रीफ किया। ख़वातीन के हवाले से जब हकूक़ के हवाले से बात करते हैं तो आप भी एक फ़ीमेल हैं, आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जितने हकूक़ और बल्कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक मुकम्मल और ख़ूबसूरत दीन है इस्लाम, उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। जो मकाम औरत को दिया गया है, जो एहतराम औरत के लिए रखा गया है इस दीन में, वो कहीं पर भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो उससे बालातर तो होना भी नहीं चाहिए अगर एक पर्सनल ओपिनियन की तरफ भी आएँ। तो दूसरी जानिब अगर बात करें कि ख़वातीन के हवाले से, तो यहाँ पर एक जो पाकिस्तान में अगर बात करें, लाहौर में अगर बात करें, तो ख़वातीन आप देखते हैं हर दफ्तर में जो है वो काम कर रही हैं और रिस्पेक्टिव वे में ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि अपने आप को स्पोर्ट्स समेत ना सिर्फ मीडिया में बल्कि जो है वो लॉयर विंग में तकरीबन तमाम शोबों में जो है वो ख़वातीन ने अपने आप को मनवाया है। और इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ हकूक़ भी मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ड्रॉबैक ये है कि कुछ मुनज़्ज़म वो लोग जो मुल्क दुश्मन है वो जो है वो हमेशा से ही पाकिस्तान का ख़राब इमेज पेश करने के लिए हमेशा से ही एक जो नेगेटिव रोल है उसको उभारते हैं। लेकिन ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर एक तरफ तो जो है वो जहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी है, वहीं पर उनका कहना है कि एतराज़ात को भी दूर किया जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, कल मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग रही और मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो महरूम रहे। कुछ इलाकों में अब लोड शेडिंग बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन ये जो ट्रिपिंग का सिलसिला है, जो फीडर ट्रिप कर जाते हैं और गैर एलानिया लोड शेडिंग है, ये सिलसिला क्यों नहीं रुक पा रहा? जी, ये इस हवाले से बताते चलें कि यूहन्नाबाद, हमज़ा टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 10 घंटे जो है वो बिजली रही। कल मौसम के हवाले से भी अगर बात करें तो जिस तरीके से मुसलसल जुमे से बारिशों का सिलसिला जारी है, तो ट्रिपिंग भी जैसे ही एक तरफ तो बाराने रहमत होती है, तो दूसरी जानिब जो है वो लेस्को भी जो है वो अपनी उनके मतलब इस रहमत को ज़हमत बनाने को कोई कसर नहीं छोड़ता। और कल मुरम्मती काम की मद में आप 10-10 घंटे बिजली बंद कर रहे हैं, उन बेचारे रिहायशियों का क्या कसूर है जो और फिर सबसे अहम बात यह कि कल इतवार था, छुट्टी का दिन था, एक तरफ तो बारिश हो रही थी। ऑब्वियसली हमज़ा टाउन, यूहन्नाबाद समेत दीगर इलाकों में जो है वो जिस तरीके से 10-10 घंटे लाइट नहीं आई, लोग ना तो अपने घर जो छुट्टी के एक ही दिन जो होता है छुट्टी का, उस दिन अपने जो है वो रोज़मर्रा के जो रूटीन वर्क्स के अलावा हट के जो पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि एक उस दिन में जो है वो सारे काम करेंगे, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जिस तरीके से मुरम्मती काम को जो है वो बहाना बनाकर ये एक आदत सी बन गई है कि 10-10 घंटे, यानी अगर आपने मुरम्मती काम कर या दीगर जो भी काम करना है तो 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग, 2 से 3 घंटे की बल्कि इनफैक्ट लोड शेडिंग कर ले और मुख्तलिफ अदवार में, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा कि हमने कि 3 रोज़ से जिससे बारिश का सिलसिला हुआ, वो जैसे ही बारिश होती है फ़ौरन ही ख़बर आना शुरू हो जाती है कि उस इलाके में भी लाइट चली गई, जो है शादरा में चली गई या गजुमंता में चली गई या दीगर इलाकों में लोड शेडिंग हो गई। और अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो इसी हवाले से फिर बात आ जाती है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर कि 6 महीने में लोड शेडिंग ख़त्म करने का दावा करते थे। लेकिन लोड शेडिंग में जहाँ पर अभी भी देख रहे हैं कि अभी तो मौसम जो है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं आई, बल्कि इनफैक्ट कल मौसम भी जो है वो खुशगवार रहा। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो वक्फे से सुबह से ही जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा। तो उसके बावजूद 10-10 घंटों की लोड शेडिंग, उससे लोग जो है वो शदीद परेशान भी रहे और उनके जो रोज़मर्रा के काम हैं वो भी जो है वो डिस्टर्ब रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जहाँ पर एक तरफ तो ये रहमत बनी हुई थी मुख्तलिफ इलाकों में, दूसरी जानिब मौसम खुशगवार था और
लाहौरी जो हैं वो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया इस चीज़। देखिए लाहौरियों जो है ज़िंदा दिल लोग हैं और हर मौसम को जो है वो जिस तरीके से खुशगवार मौसम हो गया, मौसम बहार से चल रहा है। फिर रेस कोर्स के हवाले से ही अगर बात करें, जिस तरीके से वहाँ पर जो है वो फैमिली फेस्टिवल से लगा हुआ है, तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो ना सिर्फ रेस कोर्स, अल्लामा इकबाल टाउन पार्क में और जो मुख्तलिफ जो तफरीही मकामात हैं उसका रुख करती है। फिर जैसे कि छुट्टी का दिन था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और फिर जिन इलाकों में 10-10 घंटे लोड शेडिंग होगी तो वो तो फिर घर से ही बाहर अपना कोई फैमिली पिकनिक पॉइंट बनाएंगे। तो इस हवाले से खाने पीने की दुकानों पर ख़ुसूसन बात करें तो आपको पता है लाहौरिये खाबों के शौकीन हैं। फ्रूट चाट, दही भल्ले, समोसे समेत जो दीगर चटपटे खाने के हैं उनकी दुकानों पर जो है वो बर्गर, शवारमा, उनकी दुकानों पर जो है वो कल काफ़ी रश रहा। और फिर लोगों ने कल जो है वो एक छुट्टी का दिन जो है वो मुकम्मल अपनी फैमिली के साथ भी गुजारा। और बड़ी तादाद में हम रेस कोर्स ही की अगर बात कर लें तो वहाँ पर पार्किंग के लिए जो है वो जगह तक नहीं थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाहौर के लोग किस हद तक जो हैं वो मौसम को कल एंजॉय करते रहे हैं। और उसके साथ साथ जो खाने पीने की दुकानें हैं उन पर भी जो है वो काफ़ी रश रहा और एक भरपूर दिन भी जो है वो छुट्टी का जो है वो मनाया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरी जानिब जो है वो जलानी पार्क में मेला भी लगा हुआ है रंगे लाहौर के नाम से, और वहाँ पर भी कल वीकेंड था चूँकि लाहौरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई। जी, जलानी पार्क में जो मेला लगा हुआ है वहाँ पर ना सिर्फ खाने पीने के स्टॉल्स मौजूद हैं बल्कि मुख्तलिफ जो ग्रॉसरी की चीज़ें हैं और जो जिस तरीके से गारमेंट्स हैं या इस तरह दीगर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर एक तरफ तो खाने पीने के स्टॉल्स लगा दिए गए। और खाने पीने के स्टॉल्स में भी महज चिकन कढ़ाई है वो जिस तरीके से रवायती खाने नहीं बल्कि जो हमारा लोकल फूड जो जिस तरीके से साग, मकई की रोटी, और वो उसी वक्त जो है वहाँ पर ख़वातीन खड़ी होती हैं और उसी वक्त जो गर्मा गर्म जो आपको बना रहे होते हैं, भटूरे मिल रहे होते हैं। उसके बाद रवायती खाने जो फिर जो लस्सी समेत जो दीगर खाने हैं वो वहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर होता है। फिर बच्चों के खेलने के लिए वहाँ पर जो है वो भूत बंगला समेत दीगर झूले लगा दिए गए हैं। ट्रेन्स वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो एक बेहतरीन जो है वो जलानी पार्क में जो है वो मेला सजाया गया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया उमर असलम, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे जिसमें मैं आपको सेल्स और प्रमोशंस बताऊंगी डिफरेंट ब्रांड्स की, और फिर प्रमोशन से आपके पैसे भी बचेंगे। हम शामिल करेंगे बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास हॉपस्कॉच है जी। हॉपस्कॉच पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं, नहीं, हाइपरस्टार से पहले दूसरा ब्रांड है हमारे पास कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं तो डालडा बनास्पति 5 kg 10 पैक है जी। रिटेल प्राइस है उसकी 875, प्रमोशनल प्राइस है 785। आप 90 रुपीज़ अपने बचा सकते हैं। नेशनल पिकल है 400 ग्राम्स असॉर्टेड, रिटेल प्राइस 130, प्रमोशनल प्राइस 99, 31 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। जी, और अब हम बात करेंगे ऑलिव ऑयल की, जो कि अपने हाई न्यूट्रिशंस की वजह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा जाना जाता है। हेल्दी डाइट जो है अगर आपने लेनी है तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर अगर हम कनोला ऑयल की बात करें तो कनोला ऑयल में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होता है, फैटी एसिड्स दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मेनी ऑर्गन डिजीजेज, बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। तो दोनों का एक मिक्सचर जो है वो मेज़ान ने बनाया है ऑलिव ऑला के नाम से, जिसमें ऑलिव ऑयल भी है और कनोला ऑयल भी है। तो इसका थोड़ा सा पोर्शन अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लेंगे, अपनी खाने का हिस्सा बना लेंगे थोड़ा सा पोर्शन, तो वो आपको मुख्तलिफ डिजीज़ से जो है वो बचा कर रखेगा, चाहे वो हार्ट की हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, और इसके साथ साथ कैंसर के साथ फाइट करने में बहुत हेल्प करता है ऑलिव ऑयल। और मेरे ख्याल से हेल्थ से ज़्यादा चीज़ कोई भी ज़रूरी नहीं है, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें और अपने खाने को जो है वो हेल्दी बनाएं। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें हम बात करेंगे सब्जियों और फलों की आज के भाव।
जी, हसन अली की तरफ रुख करेंगे। हसन हमारे साथ मौजूद है मक्का कॉलोनी से। हसन बताएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और महंगाई में कोई कमी देखने में आ रही है या नहीं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके मक्का कॉलोनी में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही है। और अगर बात की जाए सरकारी नेफनामे के हवाले से तो सरकारी नेफनामा रोज़ाना की तरह अभी तक जो है वो इस इलाके में नहीं पहुँच सका। ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि शहर के बेशतर इलाकों में जो सरकारी नेफनामा है वो मुकर्रर वक्त पर नहीं पहुँचाया जाता, जिसकी वजह से मनमानी कीमतें हैं सब्जियों और फलों की वसूल की जाती हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 50 रुपये में, टमाटर 40 रुपये में, लहसन जो है उसकी कीमत में आज मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है और लहसन जो है वो 220 रुपये 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, पालक 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, बैंगन जो है वो 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, साग जो है वो 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, लीमू 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मटर 50 रुपये में, जबकि घिया कद्दू जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टिंडियाँ 40 रुपये में फ़रोख्त हो रही हैं, खीरा जो है वो 40 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, करेले 200 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, भिंडी 140 रुपये में, जबकि अरवी जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, मूंगरे 120 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, फलियाँ 120 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। और हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे आपको। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर राना ज़िया अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। उनके बार के मसाइल क्या हैं, वकला के मसाइल क्या हैं, और फिर बार मिलकर साइलिन के लिए क्या करती है, किस तरह से इकदाम जो हैं वो उठाए जाते हैं, इनकी तरजीहात क्या हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ये इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बने हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको कि आप सदर बने। बहुत शुक्रिया। मुश्किल था ये इलेक्शन? बहुत काफ़ी मुश्किल था, कंपटीशन टफ था, कंपटीशन बहुत टफ था। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो भी इलेक्शन लड़ते हैं वो जीत जाते हैं, वो चाहे लाहौर बार का हो, हाई कोर्ट बार का हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोस्त प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं नहीं जीतता, वो सब जो मेरे सपोर्टर और वोटर हैं वो जीतते हैं, क्योंकि एक बंदा किसी भी इलेक्शन में कुछ नहीं होता, सब मिलके काम करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो फतह देता है। बिल्कुल सही। अच्छा ज़िया साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक जब आप किसी नई पोजीशन पर आते हैं, कुछ संभालते हैं, तो एक मंशूर जहन में होता है, कुछ तरजीहात होती हैं कि आपने ये चीज़ें बेहतर करनी है। उन वो तरजीहात क्या हैं आपकी? देखिए जी, जो हाई कोर्ट बार लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो है तरजीहात, ये एक मैं समझता हूँ कि हम सेफ गार्ड हैं जुडिशरी के, कि हमें ये देखना है कि जुडिशरी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट हो और आइन की बालादस्ती हो, उसमें कानून की बालादस्ती हो मुल्क में। ये तो हमारा एक ओवरऑल है, क्योंकि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। उसके बाद जो प्राइमरी हमारी एक और भी तरजीहात होती हैं कि हम जो लॉयर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए जो भी कुछ हो सके, ख़ास तौर पे जो यंग लॉयर हैं जो नए आते हैं इस प्रोफेशन में, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके लिए कि उनको किस तरह आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए जो भी इक़दाम करें वो करेंगे। इस पर हमारा सबसे पहले फोकस तो ये होगा कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, क्योंकि हम जो ये सारे ऑर्गन जो जिस मकसद के लिए बनाए हैं वो है आम पब्लिक, उसकी वेलफेयर के लिए कि उसको इंसाफ मिले। फिर हमारा जो सेकेंडरी ये है कि लॉयर्स की वेलफेयर, जिन्होंने हमें चुना है उनकी वेलफेयर के लिए जो भी हम बेहतर से बेहतर कर सकें, उनकी मेडिकल के लिए, उनकी दीगर सहूलत वो हम करेंगे, वो हम कर सकेंगे। वकला की बेहतरी के लिए जो इकदाम किए जाएंगे, उसमें एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया जो वो देखें जी, इसमें सारे ही मामलात हैं। वकला का मेडिकल का एक मसला है, उनका ख़ास तौर पे जो यंग हैं, जो नई एंटर हो रहे हैं, उनके मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं कि उनके लिए एक रोज़गार का मसला है कि उनकी क्लाइंट जो सीनियर है उनका तो काम चलता है जी। उसके लिए भी हमारी कोशिश होगी कि कोई ऐसा कोई एक सेटअप बनाया जाए, कोई ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो नया आदमी इसमें एंटर होता है उसको भी कोई अच्छी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हो। उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम गवर्नमेंट के साथ भी उस मुलाकात करें, उससे मतलब ताबन हासिल करें। ये सारे ही मामलात हैं, लेकिन हाई कोर्ट लेवल पे मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारी जो प्राइमरी जो है वो जिम्मेदारी यही है कि जुडिशरी जो है वो हम सेफ गार्ड करते हैं जुडिशरी को, कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो, मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सारे काम चल रहे हों, ये हमने मेन देखना है और उसमें सारी चीज़ें ही शामिल हैं, उसमें सारी चीज़ें। अच्छा, बहुत से केसेस चल रहे हैं और आप भी जानते हैं कि साल हर साल वो चलते रहते हैं, तबाह का शिकार होते रहते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको एड्रेस किया जाए? देखिए, इसमें हमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसमें हमें सबको, कोर्ट्स को और वकला को ये मिल बैठ के इसके ऊपर काम करना होगा
कि ये बिल्कुल, क्योंकि ये सारा सेटअप जो हमने, ये ऑर्गन जो बना हुआ है, वकील हैं या अदालतें हैं, ये पब्लिक के लिए हैं। अगर पब्लिक को उससे सही फ़ायदा नहीं हो रहा, रिलीफ नहीं मिल रहा, तो लेकिन सर जब कई साल जो मैं है वही केसेस चलते रहते हैं, उसमें मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी सिस्टम की भी खराबी है। हमारे पार्ट पे इतना इस पे नहीं है कि कोई लॉयर्स जो है वो लॉयर्स जो है वो डिले करते हैं। इसमें सारा सिस्टम ही ऐसा है, एक कानून ऐसा बना हुआ है, अदालतें भी इसका पार्ट हैं। लेकिन अब बेहतरी आ रही है और हमारी कोशिश होगी कि जिन लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ये सारा निज़ाम बना है, उसको रिलीफ प्रॉपर मिले। मैं समझता हूँ इसके लिए हम सारे मिलकर कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक रूल ऑफ लॉ की भी बात की कि वो उस पर अमल दरामद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून सबके लिए। ये किसी भी माशरे में या किसी भी मुल्क में अगर ये बात हो जाएगी और इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट मैंने नहीं करना, पब्लिक एट लार्ज कर लेगी, इसको पॉलिटिशियन एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको हमारी इंतज़ामिया एक्सेप्ट कर लेगी, इसको हम वकील एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको हम जजेस एक्सेप्ट कर लेंगे, और सबसे बढ़कर अगर पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क उसी दिन बेहतरी की तरफ ये चलना शुरू हो जाएगा कि हर कोई अपने आप को अकाउंटेबल समझे कि कानून जो है वो प्रिवेल करेगा। हाँ, सबके लिए एक सा है। तो ये एक्सेप्टेंस कब आएगी, किस तरह से आएगी, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें वुकला क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें वुकला अपना मेजर किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे आपने देख लें कि जो अदलिया की बहाली की मूवमेंट थी, वो किसी एक शख्स के लिए नहीं थी, उससे भी हुआ, वो भी एक रूल ऑफ लॉ के लिए थी। लेकिन हम अपना जो है वो किरदार पूरा अदा कर रहे हैं। अब किरदार जो है किसने अदा करना है? पॉलिटिशियन ने, जो सियासी हुकूमतें हैं उन्होंने करना है, और इंतज़ामिया ने करना है कि जब कोई कोर्ट कोई ऑर्डर करती है, कोई मतलब कोई डिग्री देती है, कोई हुक्म देती है, तो उस पर अमल दरामद करें, मनोअन जिस तरह उसको कहते हैं, जिस तरह कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट के साथ कोई जिस तरह उसको अमल दरामद करें, तो ये मामला आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते जाएंगे। लेकिन उसमें माइंड सेट आपको तब्दील करना होगा। ये नहीं सिर्फ हमने नहीं, पूरे माशरे का एक माइंड सेट हो कि कानून जो है वो सबसे बालातर है और उसको सब ने मानना है, तो फिर ये मामला ऐसा ऐसा ठीक होते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने ये भी कहा कि बहुत से नए लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं मतलब इस प्रोफेशन की तरफ, और उनके लिए जाहिर है बहुत से मसाइल भी हैं, लेकिन फिर एक तरफ जब देखा जाए तो उनमें एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, नया खून है, जोश भी उसी तरह से होता है। तो फिर एक चीज़ मैं अगर सवाल कंप्लीट कर लूँ कि बहुत सी जगह पर ये कहा गया है कि जो वकील है वो बहुत पढ़ा लिखा तबका होता है, क्योंकि उन्होंने अपने केसेस की तैयारी के लिए पढ़ना होता है, एक सोफिस्टिकेटेड पढ़ा लिखा तबका। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ वाक़यात हुए गुज़श्ता सालों में जिसमें गुस्सा नज़र आया, उनका एग्रेशन नज़र आया प्रोटेस्ट के बाद में। देखिए, मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, वो उसमें देखिए वकील का क्या माइंड होता है। आप उसको, वकील या कोई भी कानूनदान जो होता है ना, वो कहता है, वो उसका एक परसेप्शन बना हुआ है कि कोई भी चीज़ वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक। उसको गुस्सा जो है या उसमें एग्रेशन में थोड़ा सा क्यों आता है, अब उसकी मैं मिसालें नहीं दूंगा, कि जब कोई वो चीज़ देखता है कि वो पुलिस के पास गया है, इंतज़ामिया के पास गया या किसी भी, तो वो देखता है कि ये या हॉस्पिटल में ही चला गया कि कोई भी काम जो है, जो उसको ड्यूटी है कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, तो वो फिर लॉ नोइंग होने की हैसियत से वो भी समझता है कि मैं इसके ऊपर अपना कोई ना कोई मौक़िफ़, मतलब ये तो नहीं कि कानून अपने हाथ में नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर देता है, अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करता है, उससे वो खामोश नहीं रहता। अग्रेशन, जहाँ तक अग्रेशन की बात है, अग्रेशन ओवरऑल आप देखिए कि हमारे माशरे में टॉलरेंस जो है ना, ये हम सब ने सिखाना है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे से मुराद वकील, आप भी शामिल हैं, सहाफ़ी, कि हमने टॉलरेंस और वो सारे पूरे माशरे को एक देके जानी है कि हम दूसरे का मौक़िफ़ सुने और सुनकर उसको समझने की कोशिश करें। वकील एक्सेप्शन इसलिए आप समझ लेते हैं कि वकील आवाज़ ज़रूर बुलंद करता है, बाकी कोई करे ना करे, हम आवाज़ बुलंद किए बगैर नहीं रह सकते। जहाँ भी अगर सड़क पे भी ज्यादती होगी तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि हम कानून जानते हैं, उसकी अहमियत को जानते हैं। लेकिन कानून हाथ में लेना बिल्कुल नहीं लेते। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं नौजवानों को यही समझाता हूँ, नए जो लोग आते हैं उनको यही हम कहते हैं कि बर्दाश्त और टॉलरेंस ये ज़रूरी है, और दूसरे के मौक़िफ़ को भी समझने की ज़रूरत है, बस यही है। बिल्कुल सही। अच्छा रज़ा साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी देर से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में आपकी बड़ा अच्छा और एक बड़ा शार्प विजन भी है। अभी रिसेंटली जो हम देख रहे हैं गुज़श्ता कुछ महीनों से जो एक चीज़ चल रही है, तौहीन अदालत के नोटिस,
इस पर अमल दरामद नहीं होता है, मतलब बार बार नोटिस जारी किए जाते हैं, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो कोई भी ओहदेदारान हो, मैंने पहले भी फिर आशा उसके मैंने वही बात अकॉर्डिंगली की ना केस कि नहीं पहले चलता। के रूल ऑफ लॉ मैंने पहले एक लफ्ज़ बोला, जी। इसमें तौहीन अदालत भी आ जाती है। वो पीछे भी आपके प्रोग्राम में आया था कि आईजी जो है वो सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं तौहीन अदालत के। जी। तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि ये हमें माइंड सेट इंतज़ामिया का, पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा कि जो अदालत हुक्म देती है उस पर अमल दरामद हो। सही। अगर वो अमल दरामद नहीं होता, या तो उसकी वो अपील करें, उस हुक्म को वो चैलेंज कर लें हायर फोरम में। लेकिन अगर वो हुक्म जो है वो फाइनलिटी अटेन कर गया है, वो ख़त्म हो गई है उसकी अपील की या जो भी ऊपर रेमेडी, तो फिर उसको मानना चाहिए और वो सबको मानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये एक पूरा सिस्टम है जिसको है। तब्दील होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हम मज़ीद बातें भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ज़िया अब्दुर्रहमान साहब। ज़िया साहब, 26 साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए, कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप इस एक्सपीरियंस को, इस लंबे सफ़र को? देखें जी, ये जो भी आता है इस प्रोफेशन में, उसको ये सफ़र तो करना पड़ता है। सर जी 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 जी, जी। तो मुझे थोड़ी सी आसानी इसलिए रही कि मेरे फादर भी इसमें इसी पर थे, तो बस ऐसा ऐसा शुरू किया, कोई जल्दी नहीं की मैंने। यही मैं अपने नौजवान साथियों को भी यही समझाता हूँ कि मैं इसमें कोई जल्दी ना करें, ये अपनी डायरेक्शन को सही रखें तो आपको ये सारी मंजिलें जो हैं वो मिलती जाएंगी। शुरू में ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया, सिविल मेरी फील्ड थी, तो मैंने एक टारगेट बनाया कि महीने में एक केस आ जाए मेरे पास। तो फिर ऐसे ऐसा ये हुआ कि एक महीने एक केस आया, दूसरे महीने दो, फिर एक लाइन लग गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें मेहनत और कोशिश और सबसे बढ़कर दयानत और ये मैं जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये मैंने इनमें कभी जल्दी नहीं की। मैंने पहला इलेक्शन अपना 14 साल की वकालत में लड़ा 2004 में, मेंबर पंजाब बार काउंसिल। उसके बाद फिर लाहौर बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अब। लेकिन मैंने कभी इसमें कोई शॉर्टकट मारने की कभी कोशिश नहीं की। और यही मैं अपने साथियों को, अपने जो नए आने वाले दोस्तों को यही समझाता हूँ कि आप भी ये सारी चीज़ें, ये सारे ओहदे आप सब लोगों के लिए हैं। अपनी डायरेक्शन को सही रखें तो ये सारी कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा ज़िया साहब, ये अपनी चॉइस थी वकालत में आना या वालिद साहब से इंस्पिरेशन मिली? नहीं, बेसिकली तो इंस्पिरेशन वालिद साहब से थी, लेकिन ये मेरी चॉइस भी थी। मुझे उस वक्त बड़ी अजीब बात है कि मेरे बहुत सारे दोस्त सहाफ़त में थे और उन्होंने बड़ा उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी इस फील्ड में आ जाऊँ, जर्नलिज्म में। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने इसी में ही आना है। और ये मेरी कोशिश रही और ख्वाहिश थी कि ये मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिपेंडेंट है आदमी बहुत ज़्यादा, तो वो अल्लाह मियाँ ने उसमें कामयाबियाँ दी। हाँ जी। और अब आपके बेटे भी आगे इसी फील्ड में? जी, अब मेरा बेटा भी, अब 3rd जनरेशन हमारी होगी। बेटा भी मेरा है, वो भी लॉ कॉलेज में है, वो पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में। उसकी अपनी चॉइस थी, आपने उसे? नहीं, उसकी भी अपनी चॉइस है। मैंने कभी उसको नहीं, उसकी भी अपनी चॉइस है। वो उसने देखा, सारा माहौल को देखा, उसने कहा कि डैडी मैंने इसी में आना है। और इसी तरह बेटी है, वो O लेवल में है, वो भी अगर कहेगी तो उस पर कोई पाबंदी नहीं। और सबसे बढ़ के जो इसे मेरे पीछे जो फोर्स है वो मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, जिन्होंने इतना मतलब। अच्छा, आप तो बड़े बिजी रहते होंगे फिर, क्योंकि जब आप किसी बार का हिस्सा बन जाते हैं और मैं वो जो पुरानी कहावत आप देखती हैं कि हर आदमी के पीछे कामयाबी में किसी न किसी मतलब लेडी का, औरत का हाथ होता है, तो मैं समझता हूँ वो सही है। मेरी भी कामयाबियों के पीछे मेरी जो वाइफ है उनका बहुत अमल दखल है, क्योंकि मेरी मसरूफियत, मेरी सारा ये सियासी ज़िंदगी उन्होंने उसको बर्दाश्त किया और मेरे साथ कदम ब कदम। और ख़ास तौर पे ये जो इलेक्शन था, मैं समझता हूँ कि ये बहुत टफ था। इसमें 7-8 महीने मैं मुख्तलिफ़ शहरों में जाना, रात दिन कैंपेन करना, तो वो सारी एक फ़ोर्स रही दुआओं के साथ और एक इंस्पायरेशन उसकी तरफ से रही कि नहीं, आप ये करें और हम इंशाल्लाह जीतेंगे और कामयाब होंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अगर फैमिली सपोर्ट आपके साथ हो तो यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दोनों चीज़ों की, आपकी पर्सनल लाइफ की भी, जहाँ पर आपको फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा हासिल है, और प्रोफेशनली भी हेक्टिक हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि आपने अपनी प्रैक्टिस भी देखनी है, फिर बाहर के चीज़ें भी देखनी है, मैनेज करना मुश्किल है। हेक्टिक तो हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो भी इंसान से काम लेना होना, फिर उसी तरह के एनवायरनमेंट और हालात बना देता है और उसको उतना ही मजबूत वो कर देता है कि वो काम कर जाता है। लेकिन ये सारी, जिस तरह आपने कहा कि ये सारी बातें
अगर आपको फैमिली सपोर्ट ना हो, आपको दोस्तों की सपोर्ट ना हो और आपको सपोर्टर्स की सपोर्ट ना हो सबसे बढ़ के, तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं ये है। सब उनकी सपोर्ट के बिना ही, बंदा अकेला कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सब सही। कुछ हासिल होता सही। है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो आप अभी 27 फरवरी को आप इलेक्ट हुए, जब इलेक्शंस हुए उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आप फोकस कर रहे हैं आजकल वो क्या है, जो मतलब उसमें क्या बेहतरी आएगी, क्या चेंज आएगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ मेरा तो वही है कि जिन लोगों के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है, मतलब अदालतें हैं, हम हैं, वो आम जनरल पब्लिक ना, मैं समझता हूँ कि उनको इसका फ़ायदा उठाना होना चाहिए। जैसे आपने डिले का जिक्र किया, उनको फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोर्ट्स के जो आर्डर्स हैं, जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स की आपने बात की है, कि जो भी कोर्ट के आर्डर हैं उनको मन्नो-अन उनको हर बंदा तस्लीम करे। उसके लिए मैं समझता हूँ कि कोर्ट्स को भी थोड़ा अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा, और हम उनकी मदद के लिए हमेशा ही, वकील तो होते हैं, कोई भी मसला हो वो हम तैयार होते हैं। तो ये है कि जिन लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ये सारा सिस्टम है, उसको फ़ायदे के लिए मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ बिल्कुल करना सही। इन दी एंड साहब, मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी और वो मैसेज ये होगा कि आम आवाम को अक्सर अपने राइट्स का पता ही नहीं होता। आम आवाम को अक्सर रूल्स का या लॉज का, कहाँ लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है, आइडिया ही नहीं होता। इस चीज़ को आम करने के लिए कि लोगों को उनके राइट्स पता लग सकें, उनके लीगल राइट्स पता लग सकें, क्या इकदाम उठाने चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हम तो हैं ही इसीलिए, लोग हमारे लिए इसीलिए, हमारे पास इसीलिए आते हैं कि उनको पता नहीं होता। ठीक। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि लीगल एजुकेशन, इस प्रोफेशन में सारे लोग ना आएँ, लेकिन हमारे जो कोर्स है, जो हमारा मतलब मैट्रिक का है या इंटर का है, उसमें कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, या बीए लेवल पे, और निसाब का हिस्सा होना चाहिए कि उनको जो बेसिक नो हाउ वो दे दीजिए, वो ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल मतलब सही। और मेरे ख्याल से बच्चों को अगर हम एजुकेट करेंगे, और बच्चे जो हैं वो फिर बड़ों को भी बड़ा कुछ सिखा देते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज़ा साहब, आप हमारे साथ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। गुड लक, आगे जितना भी जो भी आपका मंशूर है, आई रियली हो आप उसको कंप्लीट कर सकें और वकला के मसाइल हल कर सकें, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल रहेंगे तो फिर आवाम को कंफर्ट जो है वो खुद ब खुद मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे शहर लाहौर का टॉपिक और उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब शहर लाहौर की बात करेंगे इस सेगमेंट मेरा शहर लाहौर में। मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड जो है वो कब इंट्रोड्यूस कराया गया लाहौर में, कौन सी सदी की बात है और कितने साल हो चुके इस सिस्टम को चलते हुए, क्या क्या रिफॉर्म्स हुई उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है? राव साहब, फायर ब्रिगेड का जो एक सिस्टम है ये कब इंट्रोड्यूस कराया गया? लाहौर में कुदरती आफात से बचाव के लिए एक इदारा जो है वो अंग्रेज़ दौर में ये कायम हुआ, और 1880 की दहाई में इस इदारे ने काम शुरू किया। शुरू में अंदरून शहर जो था उसकी गलियां तंग गलियां थीं और आमदो रफ्त के ज़राए इतने नहीं थे, तो इसलिए जो है ये इदारा जो दो जगह पे शुरू में कायम किया गया। एक तो अंदरून शहर, जो शहर का सबसे ऊंचा इलाका है, वो है पानी वाला तालाब। तो पानी वाला तालाब की जगह एक दफ्तर बना और उस जगह पे एक इस सिस्टम का आगाज़ किया गया। और शुरू में जो है ये पानी से आग बुझाने का ही इदारा नहीं था, इसमें मुख्तलिफ जो है ना और भी सिलसिले थे, तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। सबसे आजकल तो यही समझा जा रहा है ना कि फायर ब्रिगेड आग बुझाने के ही काम था इनका। तो शुरू में इनका काम जो था वो एक तो आग बुझाना था, दूसरा जो मकानात गिर जाते थे ख़ास तौर पे बारिशों के दिनों में, या क्योंकि अंदरून शहर के मकान काफ़ी खस्ता थे और वो जो है अक्सर जो है वो आए रोज़ गिरे रहते थे, तो उनका जो मलबा उठाने का काम था वो भी फायर ब्रिगेड के ही अमले का काम था। दूसरा ये कि उस दौर में जो है वो नल सिस्टम, पानी का निज़ाम ये नहीं था, तो ज़्यादातर जो थे वो कुएँ थे, तो कुओं में भी आए रोज़ मवेशी या इंसान गिरते थे, तो उनको निकालने का काम जो था वो भी फायर ब्रिगेड के अमले का ही था। इसके अलावा जैसे रावी में जो है वो इंसान मतलब गिर जाते थे, डूब जाते थे, फ्लड आ गया, तो उस दौरान भी जो वैसे तो ये था कि जो रावी में जो मल्लाह थे वो भी मतलब कि अपने आबाई उनका पेशा था और वो लोगों को निकाल लेते थे, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी आफात आ जाती थी जिसमें ज़्यादा लोगों का जानी नुकसान हो जाता था,
तो उस वक्त जो है फायर ब्रिगेड का ही अमला जाके तो उनकी भी रेस्क्यू करता था, मदद करता अच्छा, था। इत्तला किस तरह दी जाती थी उस वक्त, किस तरह से इमरजेंसी में कॉल किया जाता था? हाँ, एमरजेंसी में इस तरह से थी कि एक तो टेलीफोन या ये ज़राए नहीं थे। इतला एक तो जिस तरह से आग लगी तो धुआं उठेगा, इस तरह से या लोग बताते थे तो फिर जो अमला था वो पहुंचता था। और उस वक़्त गाड़ियां भी नहीं थी। शुरू में जो इसका सिलसिला शुरू हुआ उस वक़्त पानी का एक टैंकी जो है वो लेके और ख़ुद बंदा जो है जिस तरह से घोड़े की तरह आगे लग के और वो उसको खींचता था, और वो गलियां क्योंकि तंग थी तो उनमें निकलता था। और तरीका ये होता था कि एक फायरमैन जो है वो आगे आगे दौड़ता हुआ शोर मचाता था कि हट जो पासे, हट जो पासे, ऐसे आवाज़ें लगाता था ताकि जो है लोग हट जाएं और रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है वो 1906 में बाकायदा जो है एक इमारत बनाई गई जो कि टाउन हॉल में इमारत बनाई गई फायर ब्रिगेड की जी। तो यहाँ का जो फायर ब्रिगेड था ये पूरे जो अंदरून शहर का था वो तो अंदरून शहर की हद तक काम करता था, और जो ओवरहाल लाहौर था उसके लिए जो है वो टाउन हॉल का फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो पहुँचता था। तो शुरू में इस तरह से बाद में फिर घोड़ा साथ लगा दिया गया टैंकर के साथ, और वो चलता था। उसके बाद ये हुआ कि 1924 में एक मैरी वेदर जो है वो पेट्रोल इंजन मुतारफ़ हुआ, और उस इंजन के आने के बाद जो है वो एक डेवलपमेंट हुई, और वो इंजन के ज़रिए जो है वो जल्दी जो है पानी को रेस्क्यू किया जाने लगा। तो इस तरह से जो है ये सिलसिला चलता रहा। और ये सिर्फ लाहौर का जो फायर ब्रिगेड है ये अंग्रेज़ दौर में कायम होने वाला पंजाब के दीगर शहरों में सबसे पहले लाहौर में ये सिलसिला मुतारफ़ करवाया गया था। अच्छा, उसके बाद जो है इस मॉडल पर दूसरे, हाँ, फिर जो है वो जब ज़रूरत पड़ी तो फिर लाहौर से क्वींस रोड पे एक फायर स्टेशन कायम किया गया, उसके बाद शादरा में कायम किया गया, फिर जीटी रोड बागबानपुरा वहाँ एक फायर स्टेशन कायम किया गया। और 1961 में पाकिस्तान बनने के बाद इसमें जो जिद्दत आई और नई मशीनरी और नए आलात ख़रीदे गए, और अलग अलग जो इसके शोबे थे उनको मज़ीद जो है वो बेहतर किया गया। जिस तरह से आग बुझाने का अमला वो एक अलग अमला था, जो मकानों के मलबा उठाने का अमला था वो एक अलग अमला था। उसके बाद जो कुएं में गिरे हुए लोग या सैलाब के लिए जो इस्तेमाल होती थी वो अमला अलग किया गया। और ये जो लोग जो ख़ास तौर पे इनमें जो सबसे अहम काम था वो उन लोगों का था जो कुएं में गिरे हुए लोगों को निकालते थे और सैलाब में जो है वो लोगों की मदद करते थे। तो इनकी खुराक भी एक स्पेशल होती थी, और इनको खाने पीने की ख़ास ग़िज़ा जो दी जाती थी, ये 10-10 मिनट जो हैं ये पानी में रह सकते थे और अपना सांस बंद करके और पानी अच्छा, में 10 मिनट 10 मिनट ये तक बड़ा लंबा टाइम है। आजकल तो हाँ, जो इंटरनेशनल स्विमर्स हैं उनके शायद 10 मिनट नहीं होते। और इसके अलावा ये था कि जिस तरह से बाज़-औक़ात रावी में या कोई बंदा गिरता था और कई दिन गुजर जाते थे, और जो रावी के जो मल्लाह या वहाँ के इनको टोबा कहा जाता था। अच्छा। तो वो उनको नहीं निकाल सकते थे, तो फिर फायर ब्रिगेड के जो ये विंग था उनसे रब्ता किया जाता था, और वो जाके वहाँ देखते थे और पूछते थे कि बंदा कितने दिन पहले मतलब जो है वो डूबा है इस जगह पे, और उसके टाइम के हिसाब से फिर वो देखते थे पानी के बहाव के लिहाज से कि वो कहाँ तक उसकी जो लाश है वो पहुँचेगी, और वो सारी ये बातें मालूम करके और ऐन उसी जगह पे जाके और लाश को जो है वो निकाल के ले आते थे। अच्छा, इतना इनका एस्टिमेट जो है लगाने का तजुर्बा था, तजुर्बा और तरीक़ेकार इतना फिजिबल था। अच्छा, उसके बाद 1961 के बाद क्या क्या रिफॉर्म्स आए इसमें? उसके बाद बस फिर जिद्दत आती गई, और जिस तरह से आग लगाने का जो सिस्टम था ये अंग्रेज़ दौर में ही बड़ा आम हो गया था। एक तो थी कुदरती तौर पे आग लग जाती थी, एक जो है वो जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई 23 मार्च 1940 को, उसके बाद मुस्लिम हिंदू फसादात जो थे वो बढ़ गए, और ख़ास तौर पे एक दूसरे के घरों पे या ऐसी जो मजहबी मुकामात थे उन पे जानबूझकर आग लगा दी जाती थी। रात के अंधेरे में जाना और तेल जो है वो दरवाज़ों पे फेंकना, और दूसरा बंदा आया और उसने माचिस से जो है वो आग लगा दी और भाग गए। तो ये इस तरह से काम ज़्यादा हो गया था। तो उसके लिए फिर अब भी अगर आप अंदरून शहर जाएं तो आपको जो घर हैं अक्सर उन पे आपको लोहे का पत्थर जो है वो चढ़ा नज़र आएगा। तो इसी इकदाम को रोकने के लिए जो है ये
अमल किया गया था। दरवाजों के ऊपर लोहे का एक वो पत्रा जो है वो बिल्कुल दरवाजे की जो अपनी जो उसकी खूबसूरती है वो ख़त्म, और उसके ऊपर जो है वो, हालांकि दरवाज़ा अंदर से बड़ा खूबसूरत है, सब उसमें नक्शो नगार सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो लोहे का एक पत्रा जो है फुल उसकी चुखाटों समेत वो उस पर चढ़ा होता है। और उसका मतलब कि कोई अंदर एंटर नहीं एंटर का नहीं, उसमें आग ना लगे। अच्छा, आग से बचाव के लिए। ठीक। तो इस तरह के हर गली हर मोहल्ले में आए रोज आग के वाकयात होते थे, तो वो फायर ब्रिगेड का अमला ही जाके तो उनको जो है वो बुझाता था। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये जो आग जब लगती थी तो फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ जाता था, पानी के स्टोरेज का क्या तरीका होता था, वो पानी किस तरह से? हाँ, पानी का स्टोरेज ये था कि शुरू में क्योंकि 2 पॉइंट थे, एक तो चौक पानी वाला तालाब में, और पानी वाला तालाब खुद जो है वो लाहौर का सबसे बड़ा पानी का जो स्टोरेज का ज़ख़ीरा है वो है। तो उसके बिल्कुल दीवार के साथ जो है वो फायर ब्रिगेड का ये ऑफिस था, और वहीं इनकी गाड़ी खड़ी होती थी। अब भी वो जगह मौजूद है, और वहाँ छोटी गाड़ी, क्योंकि अंदरून शहर में बड़ी गाड़ी नहीं चल सकती, वो मौजूद रहती है। तो पानी वहाँ ऑलरेडी 24 घंटे दस्तयाब है। दूसरा जो पॉइंट था जो टाउन हॉल में था, जिसको अब हम जिन्ना हॉल कहते हैं माल पे, तो इसके साथ ही नासर बाग है। तो नासर बाग के अंदर जो है वो एक ट्यूबवेल नस्ब किया गया था, और उसी ट्यूबवेल से गाड़ियाँ जो टाउन हॉल की थी वो पानी उनमें भर के और वो सप्लाई जो है वो किया ले जाया करती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने बताई, क्योंकि इससे पहले तो हम शायद समझते थे कि ये तो शायद पाकिस्तान बनने के बाद इस तरह का कोई सिस्टम बनाया गया, लेकिन 1880 की आप बात कर रहे हैं और वहाँ से ये शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप तशरीफ़ लाए, और छोटी छोटी जब डिटेल्स आप बताते हैं तो यकीन मानिए आई एम श्योर व्यूवर्स को भी इस चीज़ का बहुत मज़ा आता होगा कि एक हिस्ट्री के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ से इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।